हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपकी एग्ज़ाम भी कैसे चल रही है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, आज हम ऐसे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत लाभदायक है, एग्ज़ाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए बहुत लाभदायक है। और आप इस अब बार बार सुनते होंगे कि शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि रिएक्शन या कोटि अभिक्रिया बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन ये आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता है मुझे पता नहीं, बट आपके रिजल्ट में थोड़ा सा हिस्सा मैं बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस हिस्सा बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बात कि हिस्सा बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्ज़ाम में। तो आप इसको स्क्रिप्ट ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, ताकि ये आपसे एग्ज़ाम में बनाने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत। हम लोग स्टार्ट करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया और साथ में उसका व्यंजक। चलिए, शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है तथा इसके लिए एक व्यंजक प्राप्त करें, ये हमारा प्रश्न है। ये एग्जाम में बार बार पूछता है। तो इसका जो शून्य कोटि अभिक्रिया किससे कहते हैं, हम लोग उसका परिभाषा हम पहले लिख चुके हैं, इसीलिए लिखें क्योंकि थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है लिखने में। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता का घात शून्य हो। अगर यहाँ पे घात शून्य बोले ना तो शून्य कोटि अभिक्रिया, अगर घात एक बोले तो प्रथम अभिक्रिया कोटि अभिक्रिया, अगर घात दो बोले तो द्वितीय कोटि, तीन बोले तो तृतीय कोटि। यहाँ पे घात बोला शून्य तो शून्य कोटि, घात बोलता है दो तो द्वितीय कोटि, घात बोलता है एक प्रथम कोटि, घात बोलता है तीन तृतीय कोटि, घात बोलता है चार चतुर्थ कोटि। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे घात शून्य का चर्चा कर रहा है। इसका मतलब है कौन कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। सारा परिभाषा यही होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की घात शून्य हो। क्या हो? शून्य हो तो शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाता है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको परिभाषा याद हो गया होगा। चलिए, अब इसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं। देखिए, यहाँ बोला जाता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसका अभिकारक आप लोग जानते होंगे, अभिकारक रिएक्टेंट को बोला जाता है इंग्लिश में, और प्रतिफल को प्रोडक्ट बोला जाता है। अगर कुछ भी अभिकारक लेंगे तो उससे किस में बदल जाएगा? प्रोडक्ट में बदलेगा। किस में बदलेगा? प्रतिफल में बदलेगा। तो हम अभिकारक, यहाँ बोल रहा अभिकारक की सांद्रता का घात, यानी सांद्रता, इसका सांद्रता का घात शून्य होगा। इससे अभी कोई मतलब नहीं है, इससे हमको मतलब है, क्योंकि अभिकारक इसी को बोला जाता है और इसी का घात शून्य होना चाहिए। तो लिखते हैं, जब आर लिए हम रिएक्टेंट लिए तो उससे किस में बदल गया? प्रतिफल में, अर्थात अभिकारक लिए तो उसमें किस में बदल गया? प्रोडक्ट में बदला। चलिए, इस पर हम लोग इस रिएक्शन पर, इस समीकरण पर हम लोग लगाते हैं वेग का नियम। तो वेग का नियम कहता है आर बराबर माइनस डी। आर हम बोले ना कि इसका चर्चा होगा, यहाँ इसका चर्चा नहीं होगा। यहाँ पे अगर ए रहता तो ए लेते, बी रहता तो बी लेते, सी रहता सी रहते। यहाँ पे आर लिए हैं तो हम यहाँ पे लेंगे आर बटे डी टी। कोई दिक्कत है? ये वेग नियम है। इसका वेग स्थिरांक क्या होगा? आपको पता होगा कि के वेग स्थिरांक को हम लोग पहले के जरूर लिखते हैं। के यहाँ आर लिए हैं तो क्या हो जाएगा? आर। कोई दिक्कत नहीं। चलो, यहाँ पे क्या है? माइनस है, डी है, आर है तो आर दीजिए, बटे डी टी है तो डी टी दीजिए, बराबर यहाँ के आर है। हम क्या बोले? यहाँ कौन कोटि की बात कर रहा है? शून्य कोटि। तो इसका घात कितना बोल रहा है? शून्य कोटि। अभिकारक का सांद्रता का घात, यानी अभिकारक का जो घात होगा वो शून्य होगा। अभिकारक यही न है तो इसका घात शून्य होगा, इसका घात शून्य होगा। और किसी का घात अगर शून्य होगा तो उसका मान कितना होता है? एक। उसका मान कितना होता है? एक होता है। तो माइनस डी आर बटे डी टी बराबर के को एक में गुना करो तो के हो जाएगा, के ही हो जाएगा। ये भाग में है, इसको उधर लेके जाओ तो गुना में हो जाएगा, माइनस को सहित लेके जाओ तो डी आर बराबर माइनस के है तो के, इसको उधर लेके जाइएगा तो के डी टी। कोई दिक्कत ना? दिक्कत। लिखो अब दोनों ओर
समाकलन करने पर, अब दोनों और क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन वही इंटीग्रेशन, दोनों तरफ कीजिए। इंटीग्रेशन डी आर बराबर माइनस इंटीग्रेशन के डी टी। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन डी, जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहता है डी आर रहे तो आर फार्मूला हो जाएगा, डी एक्स रहे एक्स हो जाएगा, डी वाई रहे तो डी वाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन हट जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन को हटाना है। इसका फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है, अगर मैथ वाला जो बच्चा है उसको तो ये बात समझ में आता है, लेकिन जो बायोलॉजी वाला है तो आप ये वाला लाइन याद कर लीजिए। ये वाला लाइन क्या करिए, याद कर लीजिए। मैथ वाला जो बच्चा है उसको तो ये पॉइंट समझ में आ जाता है ना। तो इसका फार्मूला हो जाएगा डी इंटीग्रेशन डी आर, इसका फार्मूला इंटीग्रेशन डी आर का फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन डी आर का फार्मूला होता है आर। कोई दिक्कत? बराबर है तो बराबर, ये क्या है माइनस, इसका फार्मूला था के डी टी फार्मूला था, इंटीग्रेशन हट जाएगा तो क्या आ जाएगा के टी। अब प्लस में आई दीजिए या सी दीजिए, कुछ भी दीजिए, पता नहीं। बोलो सर आई कहाँ से आया? आई को हम लोग बोलते हैं समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक। आई को क्या बोला जाता है? समाकलन स्थिरांक। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या करना है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण क्या करिए 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पर लिखा यदि अगर t बराबर 0 लेंगे, अगर समय मतलब 0 है, मतलब समय 0 का मतलब हुआ कि वो अभी स्टार्ट, अभी जो अभिकारक है वो प्रतिफल में बदलने के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए समय अभी 0 है। जब समय 0 होगा तो प्रतिफल एक प्रोडक्ट में बदलेगा नहीं। अगर कोई चावल अगर चावल बनाएंगे भात में, कोई चावल अगर भात में बदलता है तो उसके लिए समय लगता है। जब अभी समय ही नहीं दे, इसका मतलब है कि चावल भात में नहीं बदला हुआ है। वही बात है, जब समय 0 तो आर हो जाएगा आर नॉट। जब समय 0 लेंगे ना तो जब समय मतलब समय जब 0 रहे, अर्थात समय जब स्टार्ट नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ हो, तो प्रतिफल अभी बदलेगा नहीं। इसको बोला जाता है प्रारंभिक सांद्रता। इसको क्या बोला जाता है? प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, यानी अभी प्रारंभ नहीं हुआ है ना। अब इसका मान समीकरण 1 में बैठा दीजिए, इसका मान समीकरण 1 में बैठाइए। समीकरण 1 में आर बराबर माइनस के टी प्लस आई। अच्छा टी यहाँ आर है ना, तो आर का वैल्यू कितना है? आर नॉट बैठाइए, माइनस के टी का मान कितना है? 0 प्लस आई। आर नॉट बराबर, इसको गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा टोटल, प्लस आई। 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा? आई। समीकरण इसको मान लीजिए 2। अब समीकरण 2 का मान, आप समीकरण 2 मान भी सकते, नहीं भी मान सकते, डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि आई का मान समीकरण 1 में बैठाने पर ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम समीकरण 2 मान लीजिए तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए क्या हो जाएगा? आर बराबर माइनस के टी प्लस आई, और आई की जगह क्या रखेंगे? आर नोट। यहाँ आई था ना, आई की जगह क्या रख दिए? आर नोट रख दिए। कोई दिक्कत? अब ये वाला माइनस पार्टी को इधर कीजिए, इसको इधर कर दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, ये माइनस में है, इधर आ गया तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो के टी बराबर आर नॉट, इसको इधर लेके जाइए, प्लस में इधर लेके जाइए माइनस में, तो क्या हो जाएगा? आर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया? के टी, यही निकला, इसको उठा के यहाँ एक बार लिखते हैं, के टी आर नॉट माइनस आर।
ये गुना में इधर लेके जाइए तो k बराबर टी को लेके जाइए, k बराबर आर नॉट माइनस आर बटे टी। ये आपका व्यंजक प्राप्त हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ये व्यंजक प्राप्त हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। थोड़ा सा और एक बार देख लीजिए, ये यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी इससे एक्स्ट्रा भी पूछ देता है, कभी कभी इससे एक्स्ट्रा भी पूछ देता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ तक भी कीजिएगा तो आंसर आपको दे देगा। ये शून्य कोटि अभिक्रिया था, कोई दिक्कत नहीं है। शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा पूछे तो ये लिख दीजिए, अगर व्यंजक पूछे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कीजिए। अगर मैथ वाला बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो ऐसे उड़ा देगा। लेकिन अगर कोई बायोलॉजी वाला बच्चा है तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट रट लीजिए, बाकी तो इधर कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था। अरे चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप एग्जाम में इसको भरपूर बनाइए, 5 नंबर उठाइए।